हूँ आपका मेज़बान रियाज गुल। नाजरीन, एवरी थर्सडे 8 to 9 ऑन वीनस टीवी मैं लेके आता हूँ लाइव शो यूके लॉ विद रियाज गुल, जिसमें आप कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ। नाज़रीन, क्योंकि प्रोग्राम लाइव है, टाइम शॉर्ट, हमारा यहाँ पे मकसद सिर्फ आपको ब्रीफ कोई अपडेट या इन्फॉर्मेशन देना है। लेकिन अगेन, अगर आपको कोई डिटेल्स हो तो मेरी हमेशा एडवाइस होती है कि आप किसी सोलिसिटर के पास जाएं एप्लीकेशन करने से पहले, ताकि वो आपके डॉक्यूमेंट्स को देख के, आपके फैक्ट्स को, आपकी तमाम जो इन्फॉर्मेशन होगी उसके बेस पे जब वो अप्लाई करेगा तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। आपकी तो नाज़रीन, बिला वक्त ज़ाहिर किए बढ़ते हैं आज की फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। मुझे लगता है हेलो। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, राजा इफ्तिखार बात कर रहा हूँ भाई। मेरे दो क्वेश्चन थे आपसे। जी राज साहब। एक तो ये कि जब एंटरप्रेन्योर किया मैंने केस किया था तो वो रिफ्यूज किया उन्होंने, ठीक उसकी अपील मैंने लॉन्च कर दी है। ठीक अप्रोक्सीमेटली इसमें ये कितना टाइम लेते हैं, अपील कब तक आती है? ठीक। और सेकंड दूसरा क्वेश्चन। सवाल ये है कि जब अपील की डेट आ जाती है तो विद इन 3, जब आपकी हियरिंग की डेट आती है तो जो आपको बंडल भेजना होता है डॉक्यूमेंट्स का, वो आपको स्ट्रेट अवे फर्स्ट 3 वीक्स में भेजना होता है या कि आप अपील डेट से पहले भेज सकते हैं? ठीक। पहला जो क्वेश्चन आपका कि आपने अपील कर दी, नॉर्मली एप्लीकेशन जब रिफ्यूज़ होती है, अपील मिलती है, राइट ऑफ अपील मिलता है, अपील करने पे तकरीबन 3 माह से लेके 2 से 3 माह या 4 माह तक मैक्सिमम जो इन कंट्री अपील्स हैं वो लिस्ट हो रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो आपका सेकंड क्वेश्चन था वो बिल्कुल रिलेटेड है फर्स्ट क्वेश्चन से, कि मेरे रिसेंटली 2-3 केसेस में हमारे खुद जब हमने उनकी अपील की है तो होम ऑफिस ने ख़ास तौर पे एंटरप्रेन्योर और टीयर 1 जो HSM जो टीयर 1 वीज़ा था उस पर उन्होंने ये कहा है कि प्लीज़ आप हमें विद इन 21 डेज़ या विद इन 20 डेज़ अपने बाकी के डॉक्यूमेंट्स भेजें, ताकि हम असेस करें कि क्या हम आपको विदाउट गोइंग टू द कोर्ट क्या हम आपको आपकी जो अपील अलाउ कर दें या ना कर दें। तो इसलिए मेक श्योर करें कि जब अगर आपने कोई सोल्यूशन को दिया है या आपने खुद किया है तो जब एक्नॉलेजमेंट लेटर आएगा उसके साथ साथ डायरेक्शन आएंगी और उस डायरेक्शन को वेरी केयरफुली पढ़ लें। अगर उस पर लिखा हुआ है कि आप फर्दर डॉक्यूमेंट्स दें या कोई सपोर्टिंग चीज़ मांगी है या उनको टाइम फ्रेम दिया है 20 डेज़ का, तो बिल्कुल आप अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सारे कोर्ट को भेज दें, ताकि शायद आपको कोर्ट से जाने से बगैर आपकी अपील जो है वो आपकी फेवर में अलाउ हो जाए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे दो क्वेश्चन थे। जी फरमाइए। अभी दिसंबर में FLR FP करके जो फॉर्म निकाला है इन लोगों ने, ठीक। वो बच्चे की 7 इयर्स पे अप्लाई करने के लिए, जी तो उसमें 2 रूट दिए हैं, पेरेंट्स 5 इयर्स रूट और 10 इयर्स रूट। जी एक तो वो क्या है, और हम लोग यहाँ लीगली रह रहे हैं और बच्चे को 7 साल होने वाले हैं, ठीक। बच्चा इंडिया में पैदा हुआ था, तो कौन से रूट में अप्लाई करेंगे? और दूसरा ये कि मेरे हस्बैंड को कौन सा इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा, A1 या B1? ठीक। आपकी कॉल का शुक्रिया। देखिए, आप इस तरह की चीज़ में कंफ्यूज ना हो। जो रेलेवेंट चीज़ वो ये है कि लॉ के मुताबिक जो जुलाई 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ था उसके मुताबिक ये है कि अगर आपका बच्चा यहाँ पैदा हो और वो 9 साल गुजार ले, या आपका बच्चा कहीं अब्रॉड पैदा हो और वो यूके में आपके साथ आ जाए, उसकी एज 18 साल से कम हो, लेकिन उसने जो 9 इयर्स का टाइम है वो यहाँ पे गुजार लिया हो, तो आप अपनी यहाँ पे फर्दर लीव टू रिमेन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसका कि वो 9 इयर्स गुजार लिए आप यहाँ पे रह रहे हैं, ये सफिशिएंट नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो मेन आजकल जिस पे फोकस किया जा रहा है वो ये है कि आपने ये इस्टेब्लिश करना कि क्या आप वापस जाके अपने होम कंट्री में सेटल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, या जो बच्चा आपका है वो जितने टाइम यहाँ पे ऑन द वे कि जितना उसने ज़्यादा यहाँ पे अपने आप को मिक्स कर लिया होगा, अपने आप को यहाँ पे वो इस कम्युनिटी में मिक्स है, या उसका वो समझता है कि यहाँ से वापस आके आपका बच्चा वापस अपने कंट्री में सेटल नहीं हो सकता, आप खुद नहीं हो सकते। ये सारी चीज़ें साथ इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर्म। सो मेक श्योर करें कि जब आप एप्लीकेशन करें तो प्रॉपरली डिस्कस कर लें, ताकि आपकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हेलो रियाज जी, क्या हाल चाल है? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। मेरे दो छोटे छोटे सवाल है। मैंने पहले भी अनदर प्रोग्राम में कॉल की थी, वो इन्होंने एडवाइस नहीं दी।
ठीक। मैंने यही पूछना था कि मेरी वाइफ ये यूरोपियन है, ठीक। पोलैंड की, और मैं इस साल क्वालिफाई करता हूँ इंडेफिनेट स्टम्प के लिए ठीक। अगस्त में। एंड मैंने पूछना इंडेफिनेट स्टम्प के लिए लाइफ इन, मैंने ऑलरेडी पास कर लिया है लाइफ इन यूके, और आई ई सोल टेस्ट जरूरी है और सिटीजनशिप के लिए जरूरी है। एंड दूसरा क्वेश्चन ये है, मेरी वाइफ को भी यहाँ पे 8 साल हो गए हैं, जो यूरोप की है, वो पहले सीधा सिटीजनशिप अप्लाई कर सकती है और उससे पहले भी इंडेफिनिट स्टम्प लेनी पड़ेगी? ठीक। ये मैंने पूछना था। आपकी कॉल का शुक्रिया। एज फार एज आपकी मिसेज ने यहाँ पे 5 साल अप्लाई कर लिए, वो सेटलमेंट अप्लाई करेगी, उसके बाद वो नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन करेगी। जो आपका रेलेवेंट क्वेश्चन है, अगर आपने लाइफ इन यूके टेस्ट पास कर लिया और ई सोल का B1 पास कर लिया, या अगर नहीं किया, तो जो लोग भी जिस रूट से भी अगर वो डिपेंडेंट के तौर पे वीज़ा अप्लाई करेंगे इंडेफिनिट के लिए सेटलमेंट पे, तो आपको ये अब नए लॉ के मुताबिक लाइफ इन यूके टेस्ट और जो B1 है वो दोनों पास करना होंगे। लेकिन लेट्स अज्यूम अगर आपको इंडेफिनिट पे नहीं भी करने पड़ते तो नेचुरलाइजेशन के लिए दोनों चीज़ें मस्ट हैं। इसलिए मेरी आपको एडवाइस है, अभी आपके पास साल पड़ा है, आप ईसो अगर पास नहीं किया पास कर लें, लाइफ इन पास कर लिया है तो अप्लाई करें, आपको यहाँ पे सेटलमेंट वीज़ा मिल जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। सलाम वालेकुम रियाज सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये क्वेश्चन पूछना था सर आपको जी बोलिए। कि मेरा एक्चुअली गए साल में मेरा इंडिपेंडेंट हो गया था जनवरी में। ठीक। वो टाइम पे मैंने ईसोल दिया था। वो था तो मुझे एक्चुअली सिटीजनशिप के लिए कर रहा था, तो फिर मैंने वो गए साल का वो ईसोल अभी B1 या B2 दिया तो भी चल सकता है क्या उसके ऊपर सर? ओके, मेरे ख्याल आपकी जो लाइन है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है, आवाज़ इतनी मुझे साफ नहीं सुनी, लेकिन मुझे जो अंडरस्टैंड हुआ है कि शायद आपने ई सोल का B1 है वो लास्ट ईयर पास किया था, और आपका सवाल है कि क्या वो इस साल काम लगेगा कि नहीं। बिल्कुल आपने अगर पिछले साल किया या उसमें, क्योंकि जो ई सोल का B1 है उसमें कोई एक्सपायरी की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए वो जब भी अपने पास कर लिया वो रेलेवेंट है एज़ फार एज़ अभी तक वो होम ऑफिस की लिस्ट पे है। नाज़रीन मेरे ख्याल काफ़ी सारे क्वेश्चन रेलेवेंट टू सेम आ रहे हैं, मैं बेहतर बजाय इसके कि नेक्स्ट कॉल लूँ, मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें ब्रीफली बता दूँ, तो मुझे लगता है कि शायद फिर कॉलों का सिस्टम भी ठीक हो जाएगा और आपके लिए भी, सबके लिए, जो सुनने वालों के लिए फ़ायदा मंद होगा। नए लॉ के मुताबिक जो शख्स भी इंडेफिनिट के लिए या नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करेगा, उस पर 2 कंडीशंस हैं फॉर रेलेवेंट टू द इंग्लिश। उसे नंबर 1, उसने लाइफ इन यूके टेस्ट जो है वो मस्ट पास करना है, वो रिगार्डलेस वो टीयर 1 पे है, टीयर 2 की बेस पे अप्लाई कर रहा है, स्पोर्ट्स की बेस पे कर रहा है, यूरोपियन की बेस पे कर रहा है, अगर किसी भी बेस पे वो नेचुरलाइजेशन या सेटलमेंट अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए लाइफ इन यूके टेस्ट जो है वो मस्ट हो गया। नंबर 2, अब 2 जो पार्ट है इसमें ऑप्शंस हैं। अगर किसी शख्स ने यूके से 3 साल की डिग्री की हो, या यूके में रहते हुए उसने मास्टर किया हो, या उसकी कोई भी किसी किस्म की जो ग्रेजुएशन या मास्टर लेवल की डिग्री यूके से हो, जो PhD हो सकती है, तो फिर तो उसको ई सोल या आइल्स पास करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई इन में से कोई क्वालिफिकेशन, जो ग्रेजुएशन, मास्टर, PhD नहीं किया, तो आपको फिर सेकंड पार्ट में आपको करना होगा आइल्स पास, और आइल्स में आपके 4 बैंड होने चाहिए फ्रॉम द ईच कंपोनेंट के 4 फ्रॉम आइल्स के रीडिंग से, लिसनिंग से, स्पीकिंग से एंड राइटिंग से। अगर आपने ये भी नहीं किया तो फिर आपके पास सेकंड और थर्ड ऑप्शन ये है कि आप ई सोल पास कर लें और उसका जो लेवल होना चाहिए वो B1 के लेवल आपका इंग्लिश प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन जो मेनली आजकल हो रहे हैं ये है, तो प्लीज़ जिस बंदे ने भी इंडेफिनिट या नेचुरलाइजेशन अप्लाई करनी है, तो मेरा ख्याल है कि ये सबके लिए बड़ा क्लियर एक आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं फैमिली के साथ 2008 में आया था। ठीक। तो फैमिली के साथ ठीक। बेटी थी, तो 2 बच्चे इस कंट्री में हुए हैं उसके बाद, और साइलम किया था जो रिफ्यूज होता गया। ठीक। फिर हमने यूरोपियन कोर्ट में डाला
तो उसके बाद काफी देर के बाद ना फिर होम ऑफिस से एक चिट्ठी आई कि अपने ना फोटोग्राफ सारी फैमिली के भेजे, बैक साइड पे ना उनके डेट ऑफ बर्थ लिख के वो भेजे। तो 1.5-2 माह बाद आया, बायोमेट्रिक्स करवा के आए, अरे पोस्ट ऑफिस से भेज दिया। तो वो बायोमेट्रिक करवाया तो ये बता दें, और उसके ऊपर लिखा था कि इफ योर एप्लीकेशन सक्सेसफुल तो हम आपको रेजिडेंट परमिट देंगे। तो इसको कितनी देर लग जाती है और इसमें कितने % चांसेस हैं तो होते हैं? ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया अगेन भाई मेरे। मैं कोई टाइम लिमिट पे शायद इतना ज़्यादा कोई ऑथेंटिक आंसर ना दे सकूं, लेकिन एज़ फार एज़ अगर आपने फोटोग्राफ दे दिए, आपके फिंगरप्रिंट हो गए, तो मुझे लगता है कि शायद 2 से 3 माह के अंदर अंदर होम ऑफिस वाले आपको कोई ना कोई डिसीजन दे के दे देंगे। जैसे मैंने बताया कि हम डिसीजन देंगे तो आपको यहाँ पे वीज़ा मिल जाएगा। वो एक स्टैंडर्ड है कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन मोर लाइकली 2 to 3 मंथ के अंदर अंदर कोई ना कोई डिसीजन आपको मिलना चाहिए। अगर मिल जाता है वेरी गुड, वरना दोबारा आप उनको कॉल कर लें, लेटर लिख लें, सोलिसिट कीजिए खुद, तो उनको चेज अप कर लें, वो आपको बता दें क्या जा रहा है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास EEA-4 वीज़ा है जो कि इंडेफिनिट है, जो मुझे EEA पार्टनर के डिवोर्स के बाद मिला था। ठीक। तो सर अब मैं शादी करना चाहता हूँ एक पाकिस्तानी लड़की से जिन्होंने रिसेंटली असाइलम की है। ठीक। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं उनसे क्या यहाँ पे शादी कर सकता हूँ, और वो कौन सी एप्लीकेशन शादी के बाद जो है वो करेंगी? आया वो EEA-2 करेंगी या कोई दूसरी एप्लीकेशन करेंगी? जो और अगर मैं यहाँ पे शादी था करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी उनको, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने असाइलम रिसेंटली किए हुए, जो आपने EEA-4 अप्लाई किया था, आपको जो वीज़ा मिला है उसमें कोई एक्सटेंशन लिमिट है कि टाइम कब तक है या सेटलमेंट है वीज़ा? जो EEA-4 होता है वो 10 ईयर्स का जो इंडेफिनिट है वो मिला हुआ सर मुझे। आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें, अगर आपको ये 4 के आप हैं और आप किसी ऐसी मैडम से या मोहतरमा से शादी करने जा रहे हैं जिनके पास यहाँ पे मेरे ख्याल में स्टेटस नहीं है और उसका असाइलम की एप्लीकेशन या होम ऑफिस में पेंडिंग है। अब यहाँ पे लॉ ये कहता है कि अगर कोई शख्स किसी ब्रिटिश नेशनल के या जिसके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो उसके इन कंट्री डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करे तो उसके पास वैलिड लीव होनी चाहिए या उसके पास स्विचेबल लीव होनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी ऐसे शख्स से शादी करने जा रहे हैं जो यूरोपियन नेशनल है या उसके पास यूरोमी की वजह से स्टेटस है जो कि आपके पास सेटलमेंट है, तो उसको अगर बेस्ट कि उसके पास वीज़ा होना चाहिए। अगर नहीं है तो तब भी, क्योंकि अंडर द यूरोपियन ट्रीटी राइट्स वो एज ए डिपेंडेंट एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर यहाँ पे इन कंट्री अप्लाई कर सकता है। अब आपके केस में क्योंकि ग्रे एरिया है, दोनों तरफ की ऑप्शंस हैं, क्योंकि आप सेटलमेंट पे चले गए हैं, आप यूरोपियन के डिपेंडेंट भी नहीं हैं, यूरोपियन नेशनल भी नहीं हैं, इसलिए जो आपकी जो मिसिस है उस पर अनटनलेस आप इसकी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या स्ट्रॉन्ग चीज़ें नहीं देते कि आपकी मिसिस को वापस जाके आपके होम कंट्री में प्रॉब्लम होगा, उसने सालम क्लेम किया हुआ है, ये उसके रीजंस हैं, इस वजह से इन कंट्री उसकी एप्लीकेशन कंसिडर की जाए तो यस होम ऑफिस वाले कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज वो कह सकते हैं कि वापस जाके वो इंटीग्रल सप्लाई करें। लेकिन अगेन मेरी एडवाइस कि आप शादी करने का बिल्कुल आपके पास राइट है, एज़ फार आज आपकी मिसेस के पास फ़ोटो ID हो और वो यहाँ पे रह रही हैं, कोई प्रूफ ऑफ एड्रेस हो, बिल्कुल वो यहाँ पे शादी कर सकती हैं। जो सेकंड फेज़ आएगा कि आप यहाँ पे इन कंट्री एप्लीकेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द डॉक्यूमेंट्स। लेकिन अगर स्टेट आंसर हम पूछेंगे तो शायद अंडर द इमिग्रेशन रूल्स नहीं है, लेकिन अगर आपके कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप समझते हैं कि इन कंट्री एप्लीकेशन कंसिडर की जाए तो बिल्कुल वो यहाँ से एप्लीकेशन कर सकती है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद है, ब्रैडफोर्ड से बोल रहा हूँ मैं। जी फरमाइए। जी मेरा सवाल ये है रियाज साहब कि मेरी वाइफ जो कि स्पाउस वीजे पे आई थी, उन्होंने अपना वीजा एक्सटेंड करने के लिए अप्लाई किया है और वो यहाँ काम कर रही थी, इसलिए कि अब उनका वीजा मैंने अप्लाई एक्सटेंशन टाइम के दौरान ही किया, मगर अब उनके एम्प्लॉयर कहते हैं कि आपका वीजा खत्म हो गया, आप काम नहीं कर सकती। तो मेरा सवाल ये है कि क्या वो काम कर सकती हैं जब तक उनकी एप्लीकेशन कंसिडर हो रही है या उनकी काम करने की इजाजत? वो आपकी स्पाउस आई थी और उसने एक्सटेंशन क्या अप्लाई किया, इंडेफिनिट अप्लाई किया? जी नहीं, इंडेफिनिट इसलिए नहीं अप्लाई कर पाई कि वो अपना लाइफ इन यूके क्लियर नहीं कर सकी थी, तो इसलिए उन्होंने जो है एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया है।
आपकी कॉल का शुक्रिया। मैडम जब यूके में आई थी उनको काम करने का राइट था, अब जो उन्होंने एप्लीकेशन की है जब वो अप्रूव होगी अगेन उनके पास काम करने का राइट है। अगर आपकी जो प्रीवियस स्टेटस और जो आप जिसके लिए आपने अप्लाई किया, आपका जो फ्यूचर जो आपको वीज़ा मिलना है, दोनों में काम करने की परमिशन है, तो बिल्कुल आपकी पेंडिंग एप्लीकेशन के दौरान भी आपको उसी कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। आपकी जो मिसेस हैं क्लियर वेरी ऑथेंटिक आंसर, बिल्कुल उनको काम करने की फुल टाइम एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, पार्ट टाइम, उनको फुल टाइम काम करने की इजाज़त है। उससे बोल रहे हैं कि अपने एम्प्लॉयर को कि वो अपने जो होम ऑफिस की तरफ से एम्प्लॉयर चेकिंग सिस्टम है, वो एक फॉर्म होता है 2 पेज का, फिल करें, भेजें, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उसको रिप्लाई आ जाएगा, तो उसको मेरे ख्याल को प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी कंडीशन थोड़ी कंफ्यूजिंग सी है। मैं स्टूडेंट वीज़े से इस कंट्री में आया था और मेरी मिसेज और मेरा बेटा मेरे बाद आए थे। जब हमें पहले एक्सटेंशन करानी पड़ी तो हमें पासपोर्ट भी सेम टाइम रिन्यू कराना था अपनी पाकिस्तान एम्बेसी से। जब रिन्यू होकर पासपोर्ट आया तो उन्होंने डेट बाय 1/1 करके भेज दी थी। उसी पासपोर्ट पर हमें नई बायोमेट्रिक्स मिल गए थे जिसमें नई डेट अभी मिल गई थी। मेरी मिसेस का ड्राइविंग लाइसेंस NI शुरू के वीजे पर ही था, तो अब दोनों चेंज हो गई। 7 साल हमें यहाँ से गुजर गए, मेरे बच्चे को भी। हमें जब अप्लाई सवाल कोई बनाई, मुझे तो शायद खुद भूल जाएगा, पूछना क्या चाहते हैं। अपील अलाउ हो गई। भाई आप कुछ सवाल पूछे, मैं शायद इतनी देर से तो मैं सब भूल जाऊंगा, आप मुझे क्या पूछना चाहते हैं? यही है कि अब हमें नई डेट, इंटर हुए थे, मेरी मिसेस की नई एक डेट थी और फिर अब जो अलाउ वगैरह हो गया सब कुछ, तो नई डेट है। तो अब कंफ्यूज यही है कि इसको सेट करने के लिए हमें जो वीजा मिला है इसको बैक डेट पे करना पड़ेगा या होम ऑफिस इसमें कोई कंफ्यूजन करेगी, आई डोंट नो, क्योंकि इसमें हमारी कोई मिस्टेक नहीं है, ये थ्रू आउट पाकिस्तान एम्बेसी और फिर बायोमेट्रिक में हुआ। तो आप इसका सोल्यूशन हमें क्या करना चाहिए जब हमें मिल जाए? मैं आपको आंसर करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा तमाम व्यूवर से। देखें, अगर कोई भी सुन रहा होगा व्यूवर तो मेरा ख्याल उसको आंसर देना मुश्किल होगा, इतनी लंबी स्टोरी के बाद भूल जाता कि आपका जो फैक्ट्स हैं वो क्या है। प्लीज़ अपने क्वेश्चन को शॉर्ट करें ताकि पूछें कि आप यस नो में आंसर दिया जा सके। जो मुझे अंडरस्टैंड हुआ है, शायद आपने वीज़ा अप्लाई किया, उसके बाद आपका नया पासपोर्ट था, उस पर अप्लाई किया, उन्होंने नई डेट डाल दी, डेटों का इशू आ रहा है। एज़ फार एज़ आप लोग यूके के अंदर आपने अप्लाई किया वीज़ा होने से पहले और उसके बाद आपको उसके बाद वीज़ा मिला या नए पासपोर्ट पे नई डेट आ गई, पुरानी डेट आ गई, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप जब भी अपनी नई एप्लीकेशन करें दोनों पासपोर्ट साथ लगा दें, बोल दें कि हमने वीज़ा ख़त्म होने से पहले अप्लाई किया था, वीज़ा मिल गया था, फिर नया पासपोर्ट आ गया, नए पे उस पर इंडोर्स करने के लिए भेजा तो उन्होंने नई डेट डाल दी, बिल्कुल वो नई डेट ही डालते हैं, इसलिए उनके सिस्टम में सब कुछ है। पर स्टिल जब आप अपनी एक्सटेंशन अप्लाई करें आप उसमें तमाम बता दें कि ये कुछ हुआ था, तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रियाज कौल साहब, मुझे एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। आपने आइल्स के बैंड का तो बता दिया, इसमें 2 मॉड्यूल्स हैं, एक एकेडमिक है और जनरल ट्रेनिंग है। मैंने नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करना है, तो मेरा प्रीवियस जो बैकग्राउंड था वो मेडिकल प्रोफेशन से था, उस वक्त तो मैंने एकेडमिक बैंड 7 लिया था, लेकिन वो अब एक्सपायर हो गया हुआ है। अब नेचुरलाइजेशन के लिए मुझे अर्लीस्ट जो डेट मिली है वो जनरल ट्रेनिंग की मिली है। इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन पे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, डोंट वरी। अगर आपने पहले आइल्स पास किया, जनरल कर लिया, एकेडमिक कर लिया, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। सिर्फ जो एकेडमिक होता है ये नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप जनरल कर लें, एकेडमिक कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सपायर हो गया था, नया अप्लाई कर लें। अगर आपके पास साल सी डेट नहीं मिली, आप ई-सोल कर लें, इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि पहले आपने आइल्स किया आप ई-सोल कर रहे हैं। दोनों का लेवल एक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने आपसे सवाल करना था कि मैंने अप्लाई करना है जर्नल टियर 1 वीजे के लिए एज ए डिपेंडेंट वीजे के लिए, और मैंने उसमें आइल्स का एग्जाम क्लियर किया था, लेकिन आइल्स में मेरे रीडिंग में 3.5 थे। तो मैंने सिर्फ ये कंफर्म करना था कि मुझे आइल्स का एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा या B1 का, या मैं इसी बेसिस के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि बाकी चीज़ों में मेरे 5.5 से ऊपर हैं। मेरे ख्याल आप डिपेंडेंट की तो बात कर रहे हैं। डिपेंडेंट के लिए इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप जी डिपेंडेंट के लिए कोई इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने अप्लाई एक्सटेंशन करनी कि इंडेफिनिट अप्लाई करना आपने?
इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करना है। हाँ, इंडेफिनेट वाला जो चक्कर है उसमें हर बंदे पे मेस्ट है। आपने हर कंपोनेंट से 4 बैंड्स होने चाहिए आइल्स में, लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना होगा। अगर आपके 2 में 6 आते हैं, 1 में 3 आता है, तो इट मीन्स नॉट एक्सेप्टेबल। इसलिए मैंने बड़ा क्लियरली कहा है फ्रॉम द ईच कंपोनेंट विच इज़ अ रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, सो यू हैव टू गेट अ 4 बैंड फ्रॉम द ईच कंपोनेंट, अदरवाइज ओवरऑल जो आपका 6 भी आ जाए इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो मेक श्योर करें कि प्लीज़ आपको दोबारा करें या ईसोल पास कर लें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रियाज गुल साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह मियां का शुक्र। वालेकुम सलाम। जनाब, मैं सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपके इस प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा इस्तेफादा हासिल हो रहा है हमें। थैंक यू। मेरा सवाल ये है जनाब, मैं 2011 25 दिसंबर को इस कंट्री में आया था ऑन द स्पाउस वीज़ा, ठीक, एंड मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है 8 मार्च को। ठीक, इसके लिए 2 टेस्ट थे, जो B1 और लाइफ इन द यूके। इनमें से एक टेस्ट तो मैं पास कर चुका हूँ, लाइफ इन द B1, एंड लेकिन लाइफ इन द यूके बदकिस्मती से जो अभी तक पास नहीं हुआ। सो मेरा टेस्ट है टुमारो, तो लास्ट टेस्ट है, इसके बाद मुझे अप्लाई करना है। सो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर बिफोर 8 मार्च मैं नहीं लाइफ यूके टेस्ट पास कर सकता, तो मुझे एप्लीकेशन कैसे पुट करनी है एक्सटेंशन के लिए? और दूसरी इसमें चीज़ के अगर मैं आफ्टर एक्सटेंशन आई विल गेट द एक्सटेंशन और मैं दोबारा अप्लाई करता हूँ, तो क्या मैं फौरी उसके बाद फ्रेश एप्लीकेशन डाल के इंडेफिनेट के लिए जब टेस्ट रिजल्ट आ जाए तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ? ये मेरे 2 सवाल हैं आपसे जनाब। आपकी कॉल का शुक्रिया। जो फर्स्ट क्वेश्चन, अल्लाह करे हमारी खुशी होगी आप कल टेस्ट पास कर जाएं और अप्लाई करें, कोई प्रॉब्लम ना है, लेकिन मेक श्योर करना कि नेक्स्ट थर्सडे आपने मुझे बताना है इंशाल्लाह अगर पास कर लिया, ताकि फिर थोड़ी सी तसल्ली होती है कि किसी को एडवाइस की तो उसका फ़ायदा हुआ। आपने लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना है और उसके बाद आप अप्लाई कर दें, लेकिन अगर अल्लाह ना करे कोई मसला बनता है तो फिर सेम यस आप डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करेंगे। उसके लिए लाइफ इन की यूके टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ B1 है। और जब आप अप्लाई कर देंगे, आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, दोबारा भी कर लें तो फिर वेरिएशन ऑफ लीव अप्लाई कर सकते हैं। उसको होम ऑफिस वाले होपफुली कंसिडर कर लेंगे। तो मेरी वैसे अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसलिए आपकी विश दुआ है कि आप कल टेस्ट पास करें ताकि आपको डबल पैसे ना पे करने पड़ें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, टाइम का छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद।